जीके पुलिस स्टेशन ने एक बड़ा अच्छा केस वर्कआउट किया है, जिसमें कि जो इम्पर्सनेशन से एग्जाम देने आते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम के जो एग्जामिनेशन की जाती है पब्लिक स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल सेंटर्स पढ़ते हैं, उसमें कोई एक इम्पर्सनेटर आया था जिसके अंदर किसी और कैंडिडेट के बदले एग्जाम देने के लिए घुसा। वहां पे हमें इन्फॉर्मेशन मिली सीबीएसई की विजिलेंस टीम से कि जी के इम्पर्सनेटर बैठा हुआ है, किसी और के बदले एग्जाम देने आया है। जो इम्पर्सनेटर था उसका नाम था सुमित भैया। इस नेशन वाइड स्कैम के बाद 2 हैशटैग एक्स पर ट्रेंड करने चाहिए। दोस्तों, 12 सितंबर 2025 को नवोदय विद्यालय समिति ने यह नोटिस जारी कर प्रशासनिक कारण बताते हुए एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया था। एग्ज़ाम कैंसिलेशन नोटिस जारी हुआ था और उसी दिन जब कुछ कैंडिडेट्स ने बात करी एनवीएस ऑफिशियल से, या बाद में भी करी बात उस दिन के बाद, 12 तारीख को ही एनवीएस ऑफिशियल्स बताते हैं कि जो भी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम तो कैंसिल हुआ ही हुआ है, साथ के साथ भर्ती ही कैंसिल कर दी गई है। भर्ती कैंसिल हुई है, आगे जब आएंगी तब भरना, और आपको कोई भी फ़ी वगैरह को लेके कोई कंपनसेशन नहीं करा जाएगा। इस तरीके की बात करी एनवीएस ऑफिशियल्स ने पूरे गैर जिम्मेदार तरीके से। अगर ऐसी कोई बात थी तो वो नोटिस में डाल सकते थे, क्यों वेग रखा गया इस चीज़ को। इस वीडियो में हम हर चीज़ की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। मेरा पूरा एनालिसिस है इस पूरे मुद्दे पर, जहाँ जहाँ स्कैम हुआ, जहाँ जहाँ एफआईआर रजिस्टर हुई, मैं बाकायदा हर एक चीज़ की तह में जाऊँगा और एक एक्शन ओरिएंटेड ये वीडियो होगा। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखेंगे कि यह सब जो करा जा रहा है वो सिर्फ नाकामी छुपाने की कोशिश है एनवीएस, सीबीएसई या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, या फिर इस घोटाले की जड़ें और भी गहरी हैं। हम जवाब चाहते हैं, हमें जवाब चाहिए, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और हम इस देश का भविष्य अंधकार की तरफ जाते हुए नहीं देख सकते। तो शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के शिमला ईस्ट थाने में एक एफआईआर रजिस्टर होती है 18 मई 2025 को करीब 7 बजे, जिसके 2 एक्यूज्ड राजेश और इंद्रजीत को बेल मिलती है 9 जून 2025 को। आप यहां पर वेरीफाई कर सकते हो एफआईआर नंबर 42। इसी थाने में एफआईआर नंबर 43 रजिस्टर होती है 1 घंटे बाद 8 बजे के करीब, और यहां पर जो 2 एक्यूज्ड थे साहिल और संजीव को बेल मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हो एफआईआर नंबर 43, इनको बेल मिली थी 31 मई 2025 को। इसके अलावा आप देख सकते हो ये सीबीआई तक ये मामला गया था। जो ऑर्डर था ये पास हुआ था किसके द्वारा? ये हुआ था लर्नड एडिशनल सेशन जज ऑफ सीबीआई शिमला, तो वहाँ तक ये मामला गया। नेक्स्ट एफआईआर नंबर 41 शिमला सादर की है। इसके तो कहने ही क्या है। 19 जो एक्यूज्ड थे उनकी जुडिशियल कस्टडी 20 तारीख तक बढ़ाई गई, उसके बाद फिर 22 तारीख तक बढ़ाई गई मई में, और फिर बाद में मई निकला और 4 जून तक जुडिशियल कस्टडी बढ़ा दी गई। नेक्स्ट आ जाती है न्यू शिमला की एक एफआईआर। शिमला के जो पुलिस थाना न्यू शिमला जो हो जाता है वहाँ पे 18 मई 2025 को 7 बजे के करीब एक एफआईआर रजिस्टर होती है। माफ़ करना, एक नहीं होती, 2 होती हैं। एक 9:20 पर भी होती है। दोनों की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। केंद्रों पर धोखाधड़ी, संगठित रैकेट, हाईटेक गैजेट्स का इस्तेमाल, एक डमी उम्मीदवार भी पकड़ा गया दूसरे मामले में। पहला मामला जो था जेसीपी स्कूल सेक्टर 3 न्यू शिमला का था। तरीका जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, परीक्षा के दौरान अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का संगठित रूप से प्रयोग, लगाई गई धाराएं आप यहां पर पढ़ सकते हो। मामला 2 एफआईआर नंबर 14 में एक डमी उम्मीदवार आलोक शर्मा नाम के कैंडिडेट की जगह परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। स्थान था डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 4 न्यू शिमला। शिकायतकर्ता केंद्र अधीक्षक। तरीका असली उम्मीदवार के स्थान पर सोल्वर का परीक्षा देना। बायोमेट्रिक इसकी सफल हो गई थी पर फोटो का मिलान नहीं हो पाया। ये जो धाराएं लगाई हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तकनीकी नकल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करा जाता था। उम्मीदवार गैजेट्स के साथ परीक्षा हॉल में प्रवेश करते थे। बाहर से मदद मिलती थी, बाहर बैठा गिरोह पेपर सॉल्व करके जवाब भेजता था, फिर बाद में उम्मीदवार डिवाइस से सुनकर जवाब अपनी शीट पर भरता था। और जो यहाँ पर डमी कैंडिडेट था वो असली उम्मीदवार की जगह परीक्षा देने आता था। असली उम्मीदवार परीक्षा देने नहीं आता था, उसकी जगह डमी उम्मीदवार आता था और एक विशेषज्ञ परीक्षा देने बैठता है। पहचान का धोखा, फोटो और हस्ताक्षर का मिलान न होने पर पकड़े जाते हैं इस तरीके से। तो शिमला का टूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी एक और है शिमला के ढाली पुलिस स्टेशन में। एफआईआर नंबर 68/2025। प्रिंस शर्मा नाम का एक व्यक्ति है, उसे 31 मई को बेल मिली है। चलिए हिमाचल प्रदेश से आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की एफआईआर के पेज नंबर 5 पर हमें सारी डिटेल्स मेंशन है, जिसमें बताया गया है
किस तरीके से पूरे सिंडिकेट ने मल्टी प्रोसेस अपनाया, स्कैम को एग्जीक्यूट करा। 3 मुख्य आरोपी यहाँ पर गिरफ्तार करे गए, 23 उम्मीदवारों से समझौता और 10 लाख रुपए प्रति उम्मीदवार शुल्क लिया गया। 4 मोबाइल, 10 सिम कार्ड, 3 ब्लूटूथ डिवाइसेस, 7 एडमिट कार्ड्स और 4 डॉक्यूमेंट्स और 1 वाहन जब्त करा गया। उम्मीदवार की पहचान जो करते थे ये और उन्हें नामांकित करना और 5 से 10 लाख तक का शुल्क लेना। कुल मिला के क्या करते थे, पहले पकड़ते थे अपना कि भाई ये हमारा शिकार है, इससे हम पैसे लेंगे और फिर बाद में उसे हम 5 से 10 लाख रुपए की वसूली करेंगे। प्रशिक्षण, गुप्त मक्खी ईयर ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल करते थे जो दिखे भी ना। और एग्जीक्यूशन, सॉल्व करते थे क्वेश्चन पेपर को ऑब्टेन करके और उसके बाद फिर रिले आंसर्स कैंडिडेट्स को जो आंसर दे देते थे जो वहाँ पर चीटिंग वगैरह करते थे उनके लिए। समझौता किए गए उम्मीदवारों के स्थान प्रयागराज में 5 थे और इसके तार जुड़ते हैं सिक्किम से भी। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की इस एफआईआर के तार सिक्किम तक से जुड़े हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के देहरादून पहुंचते हैं। यहाँ पर जो एफआईआर रजिस्टर हुई उसमें हरियाणा के 7 और आंध्र प्रदेश से 2 कैंडिडेट्स पकड़े गए। ईयरबड्स इनके हिडन थे पैरों के नीचे और प्राइवेट एरियाज यानी कि अपने अंडर गारमेंट्स के अंदर भी छुपा के ही आए थे। इनिशियल डिस्कवरी इनके पैरों और कानों में छुपे हुए वो मक्खी वाले जो ब्लूटूथ थे वो पकड़े गए थे। लीगल फ्रेमवर्क आप यहाँ देख सकते हो, इन धाराओं के बेस पर इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड से आगे पहुँचते हैं अरुणाचल प्रदेश। इसके लिए आप ये 5 पेज का डॉक्यूमेंट देखो, पॉज करके आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, बाकी मैं पूरा यहाँ पे ब्रीफ में आपको बता ही दूंगा। समझिए, 18 मई 2025 को किंग कप स्कूल जो कि ईटानगर में है, एनवीएस लैब अटेंडेंट की भर्ती परीक्षा के दौरान एक संगठित नकल गिरोह का पर्दाफाश हुआ। मुख्य रूप से हरियाणा के कई अभ्यर्थियों को परीक्षा में नकल करने के लिए अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पकड़े जाने के बाद एक एफआईआर दर्ज करी गई। 3 इसके मास्टरमाइंड्स जो थे वो अभी भी भगोड़े हैं। 43 टोटल पकड़े गए थे, जिनमें से 23 कैंडिडेट्स थे, जिनमें 3 तो मास्टरमाइंड थे, उनको भगोड़ा घोषित कर दिया गया। मोडस ऑपरांडी इनका था, कैंडिडेट एग्जाम हॉल में घुसते हैं कंसील्ड वायरलेस ईयरपीसीज के साथ और जीएसएम डिवाइसेस के साथ। फिर ये एक एक्सटर्नल टीम सॉल्व करती है क्वेश्चन पेपर को, स्टैब्लिश करती है कॉल को कैंडिडेट के जीएसएम डिवाइसेस के थ्रू, यानी कि कैंडिडेट्स को जब ये आंसर मिलते हैं वो सुनता है और अपने हिडन ईयरपीसेस वही मक्खी वाले जो थे और मार्क करता है शीट। वर्डिक्ट, इनको बेल ग्रांट कर दी गई इस डॉक्यूमेंट के अनुसार। यहाँ पर देखा गया कि भाई ये 9 दिन तक पुलिस कस्टडी में रहे हैं, फर्दर डिटेंशन की ज़रूरत नहीं थी, क्रिमिनल हिस्ट्री इनकी थी नहीं और डॉक्यूमेंट्री नेचर था एविडेंस का, इस सबको देखते हुए। इसके अलावा बेल अमाउंट इन्हें देनी पड़ी। की कंडीशंस आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली पहुँचते हैं। जैसे कि दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज होती है जिसमें कई सारे आरोपी पकड़े जाते हैं। ब्रीफ फैक्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हो। प्राइवेट स्कूल था हेमकुंड कॉलोनी का, वही प्रिंसिपल ने यहाँ पर करा था, बताया था कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं और मतलब कंप्लेंट करी थी और फिर बाद में ये आगे मामला आगे बढ़ा और जितने भी अक्यूज वगैरह थे जो भी वहाँ पे नकल वगैरह करते हुए करवाते हुए पकड़े गए उनको पुलिस ने अपने साथ डिटेन कर लिया। और ग्रेटर कैलाश की जो ये अपनी एफआईआर है इसको आप ध्यान रखना। यहाँ पर जो यहाँ पे की इंडिविजुअल्स हो जाते हैं, 6 लाख रुपए का कुल सौदा था। जवाहर नवोदय विद्यालय समिति में जूनियर सचिवालय अटेंडेंट, एक तो आपका हो जाता है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और एक लैब अटेंडेंट पदों के लिए उम्मीदवारों के लिए यहाँ पे डमी कैंडिडेट बन के यहाँ पर कुल 6 लाख रुपए में इस सारी चीज़ को अंजाम दिया जाता था। और ये यहाँ पर मुख्य खिलाड़ी हैं सुमित दहिया 29 वर्ष, प्रोमिला सूत्रधार जो कि 40 साल उनकी उम्र है, बिमल के सिंह 59, ये अंदर का ही आदमी एक शिक्षक है, और एक गेट कीपर अधीक्षक बलजीत सिंह। ये सारे लोग, ये बिमल के सिंह जो हैं यहाँ पर ये सुपरिटेंडेंट भी थे, जैसे कि जो आपने शुरुआत में वो वीडियो देखा होगा जिसमें वो पुलिस ऑफिसर बता रहे हैं।
वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, वो आप वहाँ पर देख सकते हो। इस तरीके से फिर बाद में इन्हें भी यहाँ पर FIR वगैरह मिल गई। कार्य प्रणाली देखते हैं इनका। रैकेट काम कैसे करता था। प्रवेश होता था अधीक्षक बलजीत सिंह गेट पर खुद खड़े होकर डमी उम्मीदवार सुमित दहिया का असली उम्मीदवार के ID पर प्रवेश सुनिश्चित करते थे। बाथरूम ब्रेक तो खैर मिलना ही नहीं चाहिए। परीक्षा के दौरान ये बाथरूम में जा रहे थे, ये NVS या CBSE अलाउ कैसे कर रहा था, सोचने वाली बात है। परीक्षा के दौरान सुमित प्रश्न पत्र को अपनी जेब में छिपाकर बड़ी चालाकी से बाथरूम ले जाता, फोटो खींचता, स्कूल स्टाफ द्वारा दिए गए मोबाइल फ़ोन का उपयोग करता, प्रश्न पत्र की तस्वीरें खींचता है और उसके बाद उस फ़ोन को बाथरूम में छोड़ देता है ताकि स्कूल स्टाफ उसे उठा सके और फिर बाहर से पेपर हल करते हैं। उत्तरों की डिलीवरी यहाँ पर स्टाफ हल करके उसको वापस बाथरूम में सुमित के लिए छोड़ देता है। अंतिम उत्तर परीक्षा समाप्त होने के करीब सुमित बाथरूम में लौटता है, उत्तरों को उठाता है और अपनी OMR शीट भरता है और इस तरीके से इसका भंडाफोड़ होता है। एक यहाँ पर जो टीम होती है, वो यहाँ पर पुलिस की जो टीम है इन सबको डिटेन करके अरेस्ट करके ले जाती है। तो इस तरीके से इनका यहाँ पर चल रहा था भंडाफोड़। डमी कैंडिडेट्स यानी कि जो इम्पर्सिनेटर थे उनको बाहर निकलने से पहले ही पहचान लिया गया, जिससे पूरे रैकेट का पर्दाफाश हो गया। तो ये था दिल्ली का। दिल्ली से चलते हैं अब चंडीगढ़ की ओर। चंडीगढ़, जैसे कि मैं पिछली एक वीडियो में इसके FIR भी डिस्कस कर चुका हूँ काफ़ी डिटेल में, तो थोड़ा यहाँ से मैं आपको फिर भी करूँगा। जैसे कि 10 कैंडिडेट्स के खिलाफ FIR नंबर 52 जो कि 27 मई को फाइल करी गई थी और उसमें ये कैंडिडेट है, उनके रोल नंबर सहित आप यहाँ पर ये पढ़ सकते हो। नीरज, नैन्सी, दीपक, अंजीत, प्रदीप, विकास, रोहित, पंकज, जतिन और मोहित। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि एक और FIR रजिस्टर हुई थी, FIR नंबर 53, जिसमें 7 कैंडिडेट पकड़े गए थे। तो इन टोटल आपके यहाँ पे 17 कैंडिडेट हो जाते हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 26 से। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इसके बाद एक सेक्टर 39 यानी कि सेक्टर 39 ऑफ चंडीगढ़, वहाँ का एक मामला आता है। किंग पिन राखी सरगना जिसे बताया गया, कंसील करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अपने कपड़ों के अंदर वो यहाँ पर हिडन डिवाइसेस को लेके आती थी और वो यहाँ पर पेपर में अपीयर करने के लिए नहीं आई थी, स्मगल करने के लिए आई थी इन डिवाइसेस को। 17 टोटल लोग यहाँ पर पकड़े गए। 10 से 18 लाख जैसे कि बताया था मैंने, यहाँ पे सिक्योर करने के लिए एग्जाम को इस तरीके से पे करा गया कैंडिडेट्स द्वारा, डमी कैंडिडेट्स के लिए या फिर इन हिडन डिवाइसेस के थ्रू एड लेने के लिए। और किस तरीके से मतलब अंजाम दिया गया है यहाँ पर, इतना सुस्त रवैया NVS का भी CBSE का भी। कैसे कोई एग्ज़ाम के दौरान किसी को अलाउ करा जा सकता है बाथरूम जाने के लिए, सिर्फ इसी वजह से ये चीज़ें हुई। दूसरी चीज़, वहाँ पे कोई जैमर नहीं लगे थे, तभी ये सब चीज़ें हो पा रही थी। और अगर जैमर लगे भी होते तो भी बाथरूम में जा रहा है कोई और वहाँ पर डिवाइसेस आ जा रहे हैं, बाथरूम तो अलाउ करना ही नहीं चाहिए। खैर, क्वेश्चन पेपर इस तरीके से पहुँच जाते थे और फिर बाद में वो उनके आंसर सुन के सॉल्व कर देता था। तो ये था हमारा चंडीगढ़। तो दोस्तों, ये पूरे भारत में फैला हुआ एक जाल था, एक एग्ज़ाम लेवल पर नेशनल स्कैम, जिसकी वजह से अगर इस तरीके के स्कैम होते रहे तो हमारा देश वाकई अंधेरे में ही डूब जाएगा। अब बात करते हैं एक्शन प्लान की। क्या करना चाहिए? वही ग्रीवेंस, हाँ बिल्कुल वही करना चाहिए। फिलहाल उससे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखो, आधिकारिक बयानों में गंभीर विरोधाभास और सच्चाई को छिपाने की कोशिश, यहाँ पे NVS की जो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का संदिग्ध और मनमाना निर्णय, जो कि एग्जाम कैंसिलेशन नोटिस था, उसमें ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था कि पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द हो गई है। योग्य उम्मीदवारों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है और वित्तीय अनियमितता और जवाबदेही से बच रहे हैं यहाँ पे। जिस तरीके से इतने तरीके से, जैसे कि मेरी जो RTI एप्लीकेशन थी मैंने शेयर भी करी थी, उसमें क्या बता रहे थे, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भाई जो NVS के पास सारा पैसा आ चुका है, यानी कि एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी जो कि CBSE हो जाती है उसने दे दिया। और लेकिन ये वो लेजर एंट्री नहीं दिखा सकते, वो थर्ड पार्टी है ही नहीं। पहली तो बात NVS और CBSE दोनों के दोनों मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, ग्रीवेंस हमें रजिस्टर करनी होगी। किस तरीके से करनी है, अब उस सेक्शन पर आ जाते हैं। जाइएगा PMOPG पर। ग्रीवेंस मैंने खुद प्रिपेयर करी है काफ़ी सोच विचार करके, और आप यहाँ पर आई अग्री करना, इसको आप
सेलेक्ट करना और उसके बाद आप फाइनली सबमिट कर देना। जब आप सबमिट यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, मिनिस्ट्री सेलेक्ट करनी होगी, स्कूल टाइप करना, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी आप सेलेक्ट करोगे। मेन कैटेगरी आपकी रहेगी मिसबिहेवियर, करप्शन या हैरेसमेंट। नेक्स्ट लेवल कैटेगरी एनवीएस रहेगी। स्कूल का कंप्लीट एड्रेस यानी कि एनवीएस एचक्यू का जो एड्रेस हो जाता है वो आप डाल देना। लेकिन और उसके बाद हाँ, यहाँ पर जब आप इसे सेलेक्ट कर लोगे स्कूल का एड्रेस आपको मिल जाएगा, वो आप डाल दोगे। और फाइनली जो टेक्स्ट होगा ये भी आपको मिल जाएगा कॉपी पेस्ट करने के लिए। फाइल जो यहाँ पर आपको लगानी है वो भी मिल जाएगी, उसे आप अपलोड कर देना। यहाँ अपलोड करने के बाद अटैच जरूर दबा देना, वरना वो अटैच नहीं होगी। नेक्स्ट दबाना, नेक्स्ट दबाते ही फिर बाद में नेक्स्ट पेज आएगा, उसमें सिक्योरिटी कोड जो भी लिखा होगा उसे आप डालना, सबमिट कर देना और आपकी ग्रीवेंस सबमिट हो जाएगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आप दोबारा खोल के देखोगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि किस बंदे को गई है। तो संतोष कुमार सिंह मेरी जो ग्रीवेंस है, जो मैंने अभी सुबह ही रजिस्टर करी है, तो ये इनको गई है। तो आप क्या करना, एक तो ईमेल पर जाना, अपनी ईमेल के थ्रू ये जितने भी ईमेल हैं, करीब करीब यहाँ पर मेरे ख्याल 20-25 ईमेल हैं, इन सबको आप लगाना। ठीक है, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मेरे टेलीग्राम का आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो, कॉपी कर सकते हो सारी चीज़ें, किस किस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें लगानी है, सब मैंने गाइड कर रखा और यहाँ भी मैं कर ही रहा हूँ। वहाँ से आप कॉपी पेस्ट करना, सब्जेक्ट यहाँ पर ये आप डाल देना और टेक्स्ट जो होगा वो आप डाल देना। उसके बाद इसमें आप फाइल जरूर अपलोड कर देना, nvsletter.pdf। फाइनली मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो ग्रीवेंस की पीडीएफ है, आप यहाँ पर पॉज करके देख सकते हो। मैंने हर एक चीज़ यहाँ पर बताई है, वेरीफाई जो भी हमारी रिसर्च थी उसके अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ क्या हुआ है, और ये सारे के सारे एविडेंस अवेलेबल हैं, जैसे कि मैंने इस वीडियो में भी आपको दिखाया। ट्विटर कैंपेन तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको सिस्टमेटिकली भी जब आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि एक रिकॉर्ड बनता है। अगर यहाँ पर वो एक्शन नहीं लेंगे तो उन्हीं का ही यहाँ पर जो पक्ष है वो कमज़ोर होगा कोर्ट के आगे भी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी स्टेप्स हैं। इम्पैक्ट कैंडिडेट्स पे आप देख सकते हो, मैंने बहुत सोच विचार के ये सारी चीज़ें लिखी हैं। ये स्कैम होता ही नहीं अगर यहाँ पर कोई लापरवाही ना होती, या तो वो उसमें एनवीएससी या सीबीएसई के ऑफिशियल्स मिले हुए थे, या फिर ग्रोसली नेग्लिजेंट थे। ग्रोसली नेग्लिजेंट हो नहीं सकते, क्योंकि मेरा भी तो वहाँ पर जब मैं अंदर घुसा, या आप भी जब अंदर घुसे, तो आपकी भी तो चेकिंग हुई, इन कैंडिडेट्स की क्यों नहीं हुई? ऑर्गेनाइज्ड मैल प्रैक्टिस थी। डिमांड यही है कि री एग्ज़ाम सबके लिए हो। एज लिमिट अगर किसी की क्रॉस हुई है तो भी उसको मिलना चाहिए, क्योंकि वो ये जो गलती है ये एनवीएस और सीबीएसई की है। फ़ी एडजस्टमेंट यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर दोबारा कैंडिडेट्स को पे करने के लिए नहीं बोला जाना चाहिए। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलनी चाहिए, जैसे कि यहाँ ऊपर ही मैंने ये पॉइंट डाल दिया, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा और यहाँ पर विस्तार से बोल दिया है। अकाउंटेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी मैल प्रैक्टिस और करप्शन में, और पब्लिकली रिलीज़ करा जाए फाइंडिंग्स को इस नेशन वाइड रिक्रूटमेंट स्कैम का, और सिक्योर कीजिए फ्यूचर एग्जाम्स को। हाई फ्रिक्वेंसी जैमर्स यूज़ करें, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन यूज़ करें, सेंट्रलाइज सीसीटीवी, किसी भी कैंडिडेट को अलाउ ना करा जाए बाथरूम के लिए ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, एंड थर्ड पार्टी ऑडिट्स जरूर हों, उन्हें मैंडेटरी करा जाए। कंक्लूजन यही है, ये कोई रूटीन कैंसिलेशन नहीं था नेशनल रिक्रूटमेंट स्कैम का, जैसे कि ये हमारे ऊपर इम्पोज कर रहे हैं। एक भी जगह एक्नॉलेज कर नहीं रहे। हाँ, पीजी पोर्टल वगैरह पर कर रहे हैं, हालांकि जो एग्जाम कैंसिलेशन नोटिस है बस एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न लिख दिया। हमें अर्जेंट यहाँ पर इंटरवेंशन चाहिए, डिटेल्ड एक्शन टेकन रिपोर्ट चाहिए 21 दिन के भीतर पॉजिटिव रिजोल्यूशन के, क्योंकि सीपी ग्राम्स यानी कि पीजी पोर्टल, वहाँ का जो सिटीजन चार्टर है उसमें 21 दिन के भीतर रिजोल्यूशन लेने का पूरा प्रावधान है। उसी के ही पॉइंट नंबर 14 पर अगर कोई डिपार्टमेंट नहीं लेता है कोई एक्शन, तो आप उसी डिपार्टमेंट के जो वो जिस भी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है उस मिनिस्ट्री के डायरेक्टर ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस को इसको रजिस्टर कर सकते हो, वहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हो। और ऑब्वियसली इन सब चीज़ों का बेस तो बनेगा ही कैट में, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, या फिर दिल्ली हाई कोर्ट में। एक बात यहाँ पर इस वीडियो में बता दूँ, जो कैट है हाई कोर्ट से पहले कैट में जाना चाहिए, क्योंकि सर्विस मैटर्स जो होते हैं वो कैट में ही देखे जाते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट में भी देखे जाते हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि हाई कोर्ट में ये बात होती है कि वहाँ पर जजेस जो है इस बात को मानते नहीं मानते। मान लीजिए उनके वकील ने वहाँ पे कंटेस्ट कर दिया कि ये हाई कोर्ट में क्यों आए, पहले इन्हें कैट में जाना चाहिए, वो ऐसा बोल सकता है लीगली, क्योंकि कैट यू आर बाउंड फर्स्ट टू अप्रोच द कैट बिफोर द हाई कोर्ट। कैट कम्स अंडर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 1985। तो ये आप
ध्यान रखना। और इसमें जितने भी सर्विस मैटर्स होते हैं वो सब देखे जाते हैं, ये मुझे पता है तो मैं बता रहा हूँ। कोई यहाँ पर हम समय अपना बर्बाद नहीं करना चाहते, ना ही पैसा करना चाहते, क्योंकि कैंडिडेट का पैसा, कैंडिडेट का समय और कैंडिडेट की मेहनत, ये सब बहुत एक ऐसी चीज़ें हैं जिनका कभी कोई भी भरपाई नहीं कर सकता। तो ये सही दिशा में हमारे एफर्ट्स लगने चाहिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ यहाँ पर हेल्प मिली होगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिन कमेंट में मिल जाएगा। बी पॉजिटिव, एक्शन लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।